गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज बंद हो गई थी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बस आ जाओ। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। सारा दिन आपके साथ हैं। हम तो सारा दिन आपके साथ हैं। सुबह से लेकर रात तक हम आपके साथ हैं, और फिर रिकॉर्डिंग में आपके साथ हैं। वैसे तो पूरा दिन लाइव में आपके साथ है, और फिर बचा हुए दिन में रिकॉर्डिंग में आपके साथ है। तो बिल्कुल मिला के सारा दिन आपके साथ है ना? हमारी आवाज तो सारा दिन सुनते हो आप लोग। कैसे बर्दाश्त करते हो वो अलग बात है, सुनते सारा दिन हो। चलो आ जाओ, करें सवाल शुरू। आज की प्रैक्टिस शुरू करें। जय बाबा की। हाँ, लाइव का अलग मजा होता है। थोड़ी बातें हो जाती है, थोड़ी बातचीत हो जाती है, थोड़ा सा टाइम है ना अच्छे से पास हो जाता है। रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है। रिकॉर्डिंग में क्या थोड़ी सी दिक्कत आती है, बस रिकॉर्डिंग में आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते। रिकॉर्डिंग में आपका टारगेट होता है जल्दी से वीडियो पूरा हो जाए, और लाइव में आप वो नहीं करते। तो लाइव में आप इंजॉय करते। लाइव में आप वीडियो पूरा नहीं करते, बल्कि उसको इंजॉय करते हैं। ठीक है। आ जाओ सवाल पे आ जाओ। ए और बी दो सेट है। ए और बी दो सेट है। बड़ी प्यारी बात है यार, बड़ी प्यारी बात है इसमें ना। रिकॉर्डिंग में हमारा टारगेट होता है वीडियो पूरा करना, मजे लेना नहीं होता। कभी गौर किया रिकॉर्डिंग में आपने कि रिकॉर्डिंग का पूरा लक्ष्य यही है कि वीडियो पूरा हो जाए, वीडियो पूरा हो जाए, है ना? बल्कि ये नहीं कि चलो मजा लेते हैं, चलो वीडियो देखते हैं, सीखते हैं, मजा लेते हैं। बस वीडियो पूरा हो जाए। 1 घंटे का वीडियो 10 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में बस पूरा हो जाए। पर यहाँ पे वो चीज नहीं होती। यहाँ पे आपका दिमाग ये होता है कि वीडियो तो पूरा होगा नहीं, होगा तभी होगा। यहाँ तो एंजॉय ही करे कम से कम। तो फिर वो एंजॉय शुरू हो जाता है। अच्छा, इनमें से कौन नॉट इक्वल है? नॉट इक्वल पूछा, कौन बराबर नहीं है? कौन a माइनस बी के बराबर नहीं है? आपको ये बताना कौन नहीं है। कौन बराबर नहीं है? हाँ, तो आप जो आंसर दे रहे हैं ध्यान देखिए। ये तो बराबर है। बोले ये तो होता है, ये तो होता है, बिल्कुल होता है, ट्रू। ये तो होता है। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये ए माइनस बी के बराबर होता है। ये भी बराबर होता है। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो तो भी ए माइनस बी के बराबर होता है। हाँ, ये भी होता है। अब इन लोगों का क्या करें? इन लोगों का क्या होगा? ये तो b माइनस ए के बराबर होगा, तो ये गलत है क्योंकि ये b माइनस ए है। ये आपका b माइनस ए के बराबर है, तो ये गलत हुआ। लेकिन मुझे डाउट 3 पे भी लग रहा है। मुझे तो 3 पे भी डाउट है। आपको है या नहीं है? ये तो अपना एक आंसर तो अपना ये हो ही गया, लेकिन मेरा ध्यान जा रहा है कि तीसरा भी गलत है ना? तीसरा भी गलत लग रहा है। कैसे लग रहा है? आज देखते हैं, तीसरे को और जांच करते हैं। तीसरे में ये लगा हुआ है सी, सी का मतलब डैश। मैं यहाँ पे थ्योरम लगा देता हूँ डी मॉर्गन। डी मॉर्गन लगा देता हूँ। डी मॉर्गन के अनुसार ये जो सी है ये दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। ए पे ऑलरेडी सी लगा हुआ है, एक सी और आ गया, इंटरसेक्शन का यूनियन बन गया, और ये बी सी आ गया। ठीक है, सी का सी 2 बार करने पर वापस ये आ जाता है। ए इंटरसेक्शन, क्या ये ए माइनस बी के बराबर है? चित्र में देखो भाई, लगा तो नहीं, लगता तो नहीं है, लेकिन हो भी जाता है कई बार। लेकिन नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है, बिल्कुल भी ना है, क्योंकि यूनियन है। इंटरसेक्शन होता तो हो जाता है, यूनियन है इसलिए नहीं होगा। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, तो ये तो ए रहा, पीले वाला तो आपका ए हो गया। ये आपका पीले वाला ए हो गया, और
बी का डैश, बी को छोड़ के जो बचेगा वो बी का डैश होगा, तो ये पिंक कलर वाला बी का डैश हो गया। बी को छोड़ दो, बी को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो बी का डैश कहलाएगा। अब दोनों को मैं अगर यूनियन कर दूं, यूनियन तो मिक्स करना हो गया ना, तो मिक्स करने से तो यूनियन मतलब मिक्स है, देखो यूनियन है, भूल ना जाना, यूनियन पे ध्यान रखना, यूनियन है, इंटरसेक्शन होता तो ए माइनस बी आ जाता, लेकिन तो क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दी, सवाल ने गड़बड़ी कर दी, सवाल की गलती ठीक कर दूंगा या गलत रहने दूं, है ना, तो ये गलत हो गया, ये भी फॉल्स है, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। हाँ, इसकी जगह ये कर सकता था, ये शायद टाइपिंग की गलती होगी, इसकी जगह ये होता, है ना, अगर ये होता, ये बीच में इंटरसेक्शन के बजाय यूनियन होता, अब ये ठीक हो जाता, अब ये सही हो जाता, ठीक है, तो अब ये सही हो जाता, तो यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन लगा के गलत कर दिया, क्योंकि इंटरसेक्शन डी मॉर्गन में यूनियन हो जाता है, और अगर यूनियन होता तो फिर ये इंटरसेक्शन हो जाता, अब ये ठीक हो जाता, तो ये हो जाता आपका ए सी का सही है, तो ये लो, ये बढ़िया हो जाता, तो ये एक अच्छा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर तो हमारा 2 और 3 दोनों हो गया। ए कैसे सही है, ए तो ये रहा, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूं, पीले वाले और पिंक वाले का इंटरसेक्शन करूं, तो देखो क्या आएगा, पीला और पिंक का इंटरसेक्शन, पीले वाले का और पिंक का इंटरसेक्शन करो, देखो क्या आता है, पीले का और पिंक का इंटरसेक्शन करो, ऐसा जहां पीला भी हो जहां पिंक भी हो, जो पीला भी हो और पिंक भी हो, पीला और पिंक, तो ये आपका हो गया ए माइनस बी। लेकिन एक बात बताओ, से आप पूछ रहे हो, मैंने अभी आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि ए माइनस बी ये कैसे हुआ, तो भाई ये कौन सी क्लास चल रही है, 4 क्लासों में हमने क्या किया है, 4 क्लासों में हमने क्या किया है, ए माइनस बी को तो पता नहीं कितनी बार हमने देखा है कि ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो 4 क्लासेस में आप क्या कर रहे थे, चिंता का विषय तो ये है ये तो ठीक है, ये वाली बात तो ठीक है, ये है, लेकिन 4 क्लासों में हमने क्या किया फिर, अगर हम ये पूछे कि ए माइनस बी है, तो भाई मैं तो मान के चल रहा हूँ कि ए माइनस बी तो पता चल गया होगा, तो ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी के डैश के बराबर होता है, और इसके 3 तरीके थे, एक तो ये खुद ए माइनस बी होता है, एक ये होता है, एक हमने बताया था कि ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी को घटा दो तो भी ये आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा प्यारा यार, ये भी गजब है, ये कह रहा है कि अगर एल कोई सेट है, उसको एम के साथ इंटरसेक्शन कर दिया जाता है तो एन आ जाता है, और एन के साथ इंटरसेक्शन कर देते हैं तो एम आ जाता है, तो बताओ कहानी क्या है, अगर एल को एम के साथ इंटरसेक्शन कर देते हैं तो एन आ जाता है, और एन के साथ इंटरसेक्शन कर देते हैं तो एम आ जाता है, तो बताओ कहानी क्या है, क्या कहते हो, बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा गजब सवाल है, एल को एल एम एन कोई सेट है, अगर एल को आप एम के साथ इंटरसेक्शन करते हो तो एन आता है, एन के साथ इंटरसेक्शन करते हो तो एम आता है, एल को एम के साथ इंटरसेक्शन करते हो तो एन आता है, एन के साथ इंटरसेक्शन करते हो तो एम आता है, तो बताओ एम एन एल में क्या रिलेशनशिप होगा, बढ़िया, सोचो,
देखो तुक्के मत मारना, तुक्के मत मारना, क्योंकि फिर गंदी आदत पड़ जाती है और गंदी आदत छूटती नहीं है। गंदी आदतें, अच्छी आदतें तो जल्दी छूट जाती है, गंदी आदतें छूटती नहीं है। और तुक्का मारना गंदी आदत है, और गंदी आदतें एक बार पड़ गई है ना, कभी किसी को देखा, किसी ने गुटखा खाया हो, सिगरेट पी हो, शराब पिया हो, वो छोड़ दिया हो, नहीं छोड़ा होगा। एक्सरसाइज करना छोड़ देगा। आप किसी से मिलिए कि एक्सरसाइज करते थे पहले, अब बोला छोड़ दी। हेल्दी खाना खाते थे, अब बोला छोड़ दिया। मॉर्निंग वॉक करते थे, अब छोड़ दिया। तो कोई अच्छी चीजें छोड़नी बहुत आसान है, आप अभी छोड़ सकते हो। बुरी चीज छोड़ के दिखाओ, बोला नहीं छोड़ती, तो इसलिए बुरी चीज को डालो ही मत। अगर एक बार बुरी चीज आ गई तो फिर जाती नहीं है। तो गंदी आदतें बिल्कुल मत आने दो। तो देखो, पहले मैं इसका मेन तरीके भी बात कर लेता हूँ, है ना। दोनों का यूनियन करने पर, दोनों का यूनियन करने पर, एल यूनियन एम, एल इंटरसेक्शन एम यूनियन एल इंटरसेक्शन एन, दोनों का यूनियन कर दिया। एलएचएस भी हो गया, आरएचएस भी हो गया। ये लो, दोनों साइड मैंने यूनियन कर दिया, दोनों साइड मैंने यूनियन कर दिया। ये दिया हुआ था एलएचएस एलएचएस का यूनियन, आरएचएस आरएचएस का यूनियन कर दिया। यहां पे ध्यान से देखो तो बंटनता का नियम लग रहा है, दिख रहा है बंटनता। ये देखो, एल इंटरसेक्शन को एम के साथ भी किया गया है, एल इंटरसेक्शन को एन के साथ भी किया गया। तो ये बंटनता हो गया, एल इंटरसेक्शन बाहर आ गया और अंदर आपका हो गया एम यूनियन एन, हो गया। बराबर में भी क्या है, एम यूनियन एन है। इसका मतलब, इससे क्या मतलब निकलता है, इस लाइन से क्या अर्थ निकला, ये लाइन हमें ये समझाना चाहती है, ये लाइन हमें क्या समझाना चाहती है, ये लाइन देखो, ये भी लाइन समझा कि एल को मैंने इसके साथ यूनियन करवाया, एल को मैंने इसके साथ यूनियन करवाया और यही वापस आया। यूनियन करने पर तो बड़ा, अगर वही सेट आ रहा है इसका मतलब ये बड़ा सेट है, क्योंकि एल ने इसके साथ, अच्छा इंटरसेक्शन किया, सॉरी इंटरसेक्शन किया और ये आया। तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, छोटा सेट ही आता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी, ए का और बी का इंटरसेक्शन करने पर अगर बी आ रहा है तो इसका मतलब बी छोटा सेट है, सही बात है। बी छोटा है, ए बड़ा है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट कॉमन आता है, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट कॉमन आता है। कॉमन जब भी आप लोगे, ये रहा आपको मान लो बड़ा सेट, ये ए, ये बी, तो अगर आप कॉमन लेते हो तो बड़ा सेट आता है। कॉमन हमेशा बड़ा सेट आता है, यूनियन कॉमन हमेशा छोटा सेट आता है, यूनियन हमेशा बड़ा सेट आता है। ये आ गया। तो यहां पे ये हुआ कि इनका इंटरसेक्शन इसके बराबर है, इसका मतलब ये छोटा है, ये छोटा है तभी आया, एल बड़ा है। इस बात से ये निकला कि एम यूनियन एन छोटा सेट होगा एल का। एल का छोटा सेट होगा, सही है, छोटा सेट है एल का। ये बात समझ में आई नहीं आई, पहले इस बात पे फोकस करो, ये समझ में आई नहीं आई। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को यूनियन कर दिया, एलएचएस को एलएचएस को, आरएचएस को आरएचएस को। एल इंटरसेक्शन कॉमन आ गया, है ना, और एल इंटरसेक्शन कॉमन आ गया, एम यूनियन एन हो गया। अब अगर कोई दो सेट ए और बी का आप इंटरसेक्शन करते हो और इंटरसेक्शन बी आता है, इसका मतलब है बी छोटा है, ए बड़ा है, क्योंकि इंटरसेक्शन हमेशा छोटा सेट आता है। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन कर रहे हो, बी आ रहा है, इसका मतलब बी छोटा है, ए बड़ा है, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो बी अगर बाहर आ रहा है, इसका मतलब बी ए का छोटा समुच्चय है, तभी तो बी बाहर आया। तो यहां भी ये निकला कि फिर ये इसके साथ इंटरसेक्शन करवाया और यही वापस आया, इसका मतलब ये सेट छोटा है और ये बड़ा है। तो एम यूनियन एन छोटा है एल से, ये आ गया कथन, सही है। हाँ बोलो, आराम से देखो, तसल्ली से देखो। और इसका एक ही ऑप्शन है, ये रहा, और कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है।
छोटा एवं बराबर दोनों हो सकता है, छोटा एवं बराबर दोनों हो सकता है। m बराबर n होने का कोई मतलब नहीं बनता ना। m बराबर n एक कंडीशन में सच हो सकता है। आपको जो सच बताना होता है वो सारी स्थितियों में बताना होता है। ये अर्ध सत्य है, m बराबर n अर्ध सत्य है, गलत नहीं है, आधा गलत है और आधा सच है। अर्ध सत्य, अर्ध सत्य को भी असत्य माना जाता है। m बराबर n, अब आप कहोगे m बराबर n कर दे, बिल्कुल। अब अगर आप कहोगे सोमवार को चांद निकलता है, क्या ये झूठ है? या सोमवार को सूरज निकलता है, ये बात सच है? सच है, लेकिन क्या ये पूरा सच है? नहीं, ये पूरा सच नहीं है। ये सच का एक टुकड़ा है, और सच का एक टुकड़ा मतलब आधा सच, अर्ध सत्य, तो उसको सत्य नहीं मान सकते। अब आप कहोगे m बराबर n पे सच है, हाँ बिल्कुल ये m बराबर n पे सच है। सोमवार को सूरज निकलता है, बिल्कुल निकलता है, आपकी बात सच है। लेकिन मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को क्या उनको नहीं निकलता? तो पूरा सच बोलो, ये अर्ध सत्य है। m बराबर n पे ये बात सच है, लेकिन क्या m बराबर n पे ही सच है और जगह भी सच है? तो और हमेशा सच होगा जब भी m यूनियन n छोटा समुच्चय होगा l का, ये बात सच होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये बात भी ठीक है, सही कह रहे हो, ये भी ले सकते हो आप लोग। लेकिन ये क्या इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है। तो कोई एग्जांपल लेके सोचो, तो एग्जांपल लेके सोच सकते हो कि भाई ऐसा कोई एग्जांपल बनाना मुश्किल हो जाता है, फिर ऐसे एग्जांपल बनाने मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि आप जो बनाओगे वो एक एग्जांपल के लिए सच होगा। आप जो भी उदाहरण देंगे वो एक उदाहरण के लिए सच होगा। अब यहाँ पे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आप कोई भी चीज को उदाहरण देख के सत्य साबित नहीं कर सकते। उदाहरण देख के सत्य साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, उदाहरण देखकर आप गलत साबित कर सकते हैं। उदाहरण सत्य के लिए काम नहीं आ सकते। आप कितने भी उदाहरण दे दीजिए, उससे कोई चीज सच साबित नहीं हो सकती। हाँ, झूठ साबित हो सकती है। अगर कोई चीज गलत है तो आप एक उदाहरण दीजिए, वो गलत हो जाएगा, लेकिन कभी भी उदाहरण देख के सत्य को साबित नहीं किया जा सकता। ये बात एक लिख लो, इंपॉर्टेंट बात है गणित का, एक बड़ा लॉजिकल चीज है। उदाहरण सत्य के लिए काम नहीं आते। उदाहरण से सत्य को साबित नहीं किया जा सकता। आपने मान लीजिए, सपोज करो, उदाहरण तो कुछ भी हो सकते हैं यार, कोई भी उदाहरण आप बना लोगे। आप लाओगे एक 90% का बच्चा पकड़ के, बोला ये रहा सर, ये देखिए 90% का बच्चा यार, ये अभी बीएससी में फेल हो गया, 12th में इसके 90 थे, बीएससी में ये फेल हो गया। तो क्या मैं ये मान लू, आपके उदाहरण से ये मान लू कि 90% के बच्चे फेल होते हैं बीएससी में? तो उदाहरण तो कुछ भी पकड़ के, अच्छा आप कहोगे नहीं मान रहे, एक और पकड़ के लिया, बोले ये देखो ये भी 90% का, ये भी बीएससी में फेल है। अब तो मान लो, 2 उदाहरण दे दिए, मैं कहूंगा नहीं मानूंगा, फिर आप एक और पकड़ लाओगे कहीं से, ये देखो ये रहा तीसरा, ये भी 90% वाला बीएससी में फेल था। तो उदाहरण आप चाहे जितने दो, चाहे जितने उदाहरण दो, हो सकता है जो आप उदाहरण लाए हैं उससे सिर्फ एक बात कंफर्म होती है कि ये 3 बच्चे 90% बनाने के बावजूद भी बीएससी में फेल हुए हैं, लेकिन उससे ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैं अब ये मान लू कि सारे 90% वाले फेल होते हैं। नहीं, ये माना नहीं जा सकता। बस आप जितने उदाहरण देंगे, आपकी बात उतने लोगों तक सच होगी। आपने एक उदाहरण लाए, आपकी बात इस उदाहरण पे सच है, इसका मतलब नहीं हमेशा सच है। हमेशा और उदाहरण पे सच होना अलग बात है। आप एक बंदे को पकड़ के लाए तो ये उस बंदे के लिए सच है, फिर आप एक दूसरे बंदे को पकड़ के लाए, वो बात उसके लिए सच है, फिर आप एक और पकड़ लाए, तीसरे बंदे तक सच है। अब आप चौथा पकड़ लाए, पांचवा पकड़ लाए, हजारों पकड़ लाए, तो 1000 पकड़ने के बावजूद भी 1000 लोगों तक ही बात सच है। मैं 1000 एक और मांग लूंगा, और उदाहरण दो, और उदाहरण दो, और दुनिया के सारे उदाहरण दिए नहीं जा सकते, सारे उदाहरण दिए नहीं जा सकते। इसका मतलब है उदाहरण देकर कभी भी सत्य को साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप मुझे अगर 1000 उदाहरण दोगे तो मैं यही मानूंगा कि ये बात 1000 लोगों पर सच है। बस इससे यही निकल के आया कि जो आपने 1000 एग्जाम्पल दिए हैं, इसका मतलब ये बात जो आप कह रहे हो, ये इन 1000 लोगों पर सच है। हो सकता है 1001 पे काम ना करे, कल एक नया उदाहरण आए उस पर काम ना करे। इसीलिए कभी भी आप देखेंगे कि जब भी हम गणित में किसी चीज को प्रूफ करते हैं तो हम उदाहरण से प्रूफ नहीं करते, बाकायदा लॉजिक से प्रूफ करते हैं, ना कि उदाहरण से, क्योंकि उदाहरण से किसी को प्रूफ किया ही नहीं जा सकता।
उदाहरण से तो सिर्फ उसको 4 या 5 या 7 बार आप उदाहरण देके, जितने आप उदाहरण देंगे उससे सिर्फ ये बात कंफर्म होती है कि इतने उदाहरणों पर ये बात सच है। इसका मतलब ये कभी कंफर्म नहीं होगा कि ये हमेशा सच है। हमेशा सच उदाहरण से नहीं आ सकता। हमेशा सच, सोचो, सत्य, हमेशा सत्य को सत्य बोलने, हमेशा सत्य बोलो या सत्य बोलो एक ही बात है। सत्य की प्राप्ति उदाहरणों से नहीं की जा सकती, इसीलिए सत्य को प्रूफ करना मुश्किल होता है ना, मुश्किल होता है। समझे बातों को? तो एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल आता है, एक बुक आती है जिसका नाम था ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान निकोलस तालेब की बुक है, मेरे पास आगे पढ़ी है पीछे पढ़ी है। निकोलस तालेब की एक बुक है, एक राइटर है जिनका नाम है निकोलस तालेब। उनकी बुक है, उनका नाम है ब्लैक स्वान। तो अब ध्यान से सुनिए, बड़ा प्यारा है, अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छी बात आई गई है तो दूर तक जानी चाहिए। तो ब्लैक स्वान का मतलब होता है काले कलर की बतख। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और सत्य को मान बैठते हैं, फिर दूसरा उदाहरण आता है तो उनका सत्य मजबूत होता रहता है। जैसे जैसे उदाहरण आते हैं, हर उदाहरण उनके सत्य को मजबूत करता रहता है। हर उदाहरण, क्योंकि लोग उदाहरणों को ही सत्य मानते हैं। तो पहला उदाहरण आया, उन्होंने जो भी अपनी थ्योरी बनाई होगी, पहला उदाहरण आया, उन्हें लगा कि इसका मतलब मेरी थ्योरी सही है, वो मजबूत होगी। फिर जैसे एक उदाहरण और आया, उनका कॉन्फिडेंस, अब तो पक्का ही सच हूं। एक और उदाहरण आया, वो और चौड़े हो जाते हैं, पक्का सच हूं। चौथा या पांचवा, हर एक उदाहरण उनकी थ्योरी को मजबूत करता रहता है, हर एक उदाहरण। लेकिन फिर पता क्या होता है, फिर ये होता है ब्लैक स्वान। अब ये ब्लैक स्वान क्या है, जैसे आपको प्रूफ करना हो कि बतख सफेद कलर की होती है, बतख सफेद कलर की होती है, और आपने देखा बतख सफेद कलर की होती है। आप एक, मैंने थ्योरी बनाई कि ब्लैक सफेद जो बतख होती है वो सफेद कलर की होती है, और मैंने उदाहरण लाया कि ये देखो ये रही बतख, देखो सफेद कलर की है। फिर मैं आपको ऑस्ट्रेलिया ले गया, वहां पे देखा कि देखो ये रही बतख, कौन से कलर की है, सफेद कलर की। तो हर बार मैं जब आपको सफेद कलर की बतख दिखाऊंगा तो ये थ्योरी मजबूत होती जाएगी कि सफेद कलर की बतख होती है, बतख सफेद कलर की होती है, बतख सफेद कलर की होती है। लेकिन पता क्या होगा, ये एक दिन सारी थ्योरी खत्म हो जाएगी जिस दिन एक बतख काले कलर की निकल आई। एक बतख इस ग्रह पे कहीं भी काले कलर की अगर एक बतख आ गई तो आपकी बनाई हुई 1000 साल की थ्योरी, हजारों हजारों सालों की थ्योरी एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि उदाहरणों पे विश्वास मत करिए, उदाहरणों पर विश्वास मत करिए। क्यों? क्योंकि उदाहरण किसी भी सत्य को साबित नहीं करते हैं। आप देखिए, आप पूरी पृथ्वी पे जाके देखिए, आपको सफेद बतख पता नहीं कितनी दिखेंगी। तो इससे ये कंफर्म नहीं हो जाता कि सारी बतख सफेद कलर की है। इससे सिर्फ इतना कंफर्म, इतना ही पुख्ता हुआ है कि आपने आज तक जितनी बतख देखी है वो सफेद कलर की। इससे समझिए आपका सच और सही में सच में अंतर है। आपका सच, आप ये कह सकते हैं, आप ये मत बोलिए कि बतख सफेद कलर की होती है, आप ये बोलिए कि आज तक मैंने जितनी भी बतख देखी है वो सब सफेद कलर की है। आप ये नहीं कह सकते कि सारी बतख सफेद कलर की होती है, ना तो आपने सारी बतख आज तक देखी है, ना तो आपने सारी बतख आज तक देखी है। तो जब सारी देखी नहीं है तो आपने कैसे कह दिया कि सारी बतख सफेद कलर की होती है? 5 बतख आपने मुश्किल से देखी और 5 बतख देख के आपने चिपका दिया कि सारी बतख सफेद कलर की होती है। अच्छा, मतलब जो बतख हजारों साल बाद होने वाली है, जिनका जन्म अभी हुआ ही नहीं है, जो बतख होंगी उसके बाद जो होंगी, वो सबके बारे में आपको पता चल गया एक ही बार में। 5 बतख देखकर आपको सारी बतख के बारे में पता चल गया। कमाल के आदमी हो यार, तुम तो छा गए गुरु। मतलब 5 बतख मुश्किल से देखी होगी आपने जिंदगी में, और आपने थ्योरी बना दी कि सारी बतख सफेद कलर की होती है। ये वो है हमारी थ्योरी की प्रॉब्लम। तो ब्लैक स्वान बुक जो है ना, वो इसी तरीके से लिखी हुई है कि आदमी क्या करता है, पहले तो कोई भी अटपटी थ्योरी बना लेता है, फिर एक दो एग्जाम्पल ढूंढ लेता है, फिर उसको लगता है कि मेरी थ्योरी सही है, और वो उस पर चल पड़ता है, और फिर होता है बचेड़, बुड़ूम। बचेड़ समझते हो ना, दीवार से जाके टकराना। फिर वो दीवार से टकराता है, एक ब्लैक स्वान आता है, एक ब्लैक स्वान आता है। ब्लैक स्वान मतलब एक काले कलर की बतख आती है, पूरी थ्योरी का सफाया, आपके द्वारा बनाई गई 8 साल 10 साल की मेहनत सारी एक बार में खत्म। इसीलिए चलो, क्लियर हुआ ये बात, समझ में आई? ये ब्लैक स्वान वाली बात है। तो उदाहरण के द्वारा आप साबित नहीं कर सकते, इसे उदाहरण के साथ जाइए मत, गणित के साथ जाइए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये वाले में आ जाओ, इस शेडेड रीजन में आ जाओ कि ये जो व्हाइट कलर का रीजन है ये कौन सा है, ये व्हाइट कलर का रीजन कौन सा है? हाँ हाँ,
ये व्हाइट रीजन कौन सा होगा? ये व्हाइट रीजन कौन सा होगा? ये क्या कहते हो आप? हाँ, अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा भी दिमाग यही काम कर रहा है कि भाई इसमें से यही एरिया तो निकालना है, ये वाला। और ये एरिया कैसे निकलेगा? हाँ, ये एरिया से निकलेगा कि मैं ए ले लूं, मैं ए ले लूं, निकालना तो ए में से है, ये तो साफ ही दिख रहा है कि ए का हिस्सा है ये ए का ही टुकड़ा है, तो मैं ए ले लूं और फिर क्या करूं, बी का और सी का यूनियन कर दूं, बी का और सी का यूनियन कर दूं, ये रहा बी, ये रहा सी, बी का और सी का यूनियन कर दूं, ये ग्रीन वाला हो गया मेरा बी यूनियन सी। और फिर मैं क्या करूं, ए में से बी यूनियन, पिंक वाले में से ग्रीन वाला माइनस कर दूं। सही बात है? और तो देखो आपका ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ए माइनस बी यूनियन सी कर दूं तो आ जाएगा। जितना बी यूनियन सी ने अतिक्रमण किया है वो ए में से निकल जाएगा, अतिक्रमण ही निकलता है ना, घटाते हो तो क्या होता है, अतिक्रमण ही तो निकलता है, अतिक्रमण निकल जाएगा। तो ए में से बी ने जितना अतिक्रमण किया था, ये देखो ये अतिक्रमण था, ये इसमें से माइनस हो गया, तो ए माइनस बी यूनियन सी। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलो, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा? ठीक है, पढ़ जाओ आगे। हाँ ठीक है, ए यूनियन बी कर दो, फिर सी के साथ इंटरसेक्शन कर दो। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हो जाएगा, ए को और बी को मिला दो, तो 1 3 5 7, तो ये हो गया 1 3 4 5 7 और 9। फिर अगर आप सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो सी में है आपका 1 3 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, 9 इसके पास भी है, तो 1 3 4 9, 1 3 4 9, 1 3 4 9 7 भी है, हाँ 7 भी है। इनमें से कोई नहीं है ना, 11 तो नहीं है, नहीं 11 नहीं है, 1 3 4 7 9, 1 3 4 7 9, 4 7 भी तो आएगा, 7 भी आएगा यार, 7 आएगा, 7 कहाँ आएगा, 7 कहाँ से आएगा भाई, 7 सी में कहाँ है, सी में 1 है, 3 है, 4 है, 9 है, 1 3 4 9 ही तो है।
1 3 4 9, बस यही है। हाँ 7 नहीं होगा, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो, 7 नहीं होगा, 7 सिर्फ गलती से होगा। इन पहले समुच्चयों को निर्माण रूप में लिखा हुआ है, बिल्डिंग फॉर्म में लिखा हुआ है। अब क्लास के टाइमिंग के साथ छेड़खानी मत करो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। कोई कहेगा 9:15 कर दो और आपको, कोई कहेगा 9:20 कर दो और कोई कहेगा 9:35 कर दो। फिर ठीक है, आगे क्लासेस भी होनी होती है, और भी क्लासेस होती है, ये 1 2 क्लासेस तो है नहीं, उसके बाद भी बहुत सारी क्लासेस है, फिर सबका ही संतुलन बिगड़ जाएगा, है ना। तो चलने दीजिए, आप इसके साथ एडजस्ट हो जाइए। देखो पहले तो ये देखना कौन से नंबर लेने हैं आपको, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 से छोटे कौन से नंबर लेने हैं ये जरूरी है। 5 से छोटे कौन से नंबर लेने हैं, ना 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 संदेश, ना ना ना, नेचुरल नंबर लेने हैं, नेचुरल नंबर अनंत तक नहीं जाएगा, नेचुरल नंबर अनंत तक नहीं जाते, नेचुरल नंबर अनंत तक नहीं जाते। अगर ये जेड होता तो अनंत तक जाता, या रियल नंबर होता तो जाता, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो कौन कौन आएगा, ध्यान दो, ये तो जरूरी ना। ये बात तो सिर्फ इतना समझाती है कि x 5 से छोटा या बराबर है, लेकिन x कौन है, ये लाइन बताती है, ये बताता है कि x नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5, ऐसे इसमें आओ तो ये भी नेचुरल नंबरों पे ही है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक। ये हो जाएगा 3, ये भी नेचुरल नंबर है, तो 3 4 5 और 6, 5 6 नहीं, बराबर नहीं, इसलिए फिर क्या करना है, बी को और सी को इंटरसेक्शन करके ए में से घटा देना है। बी को और सी को इंटरसेक्शन करेंगे तो 3 4 5 आ जाएगा, फिर ए में से घटाएंगे तो 3 4 5 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 और 2। ये तो भाई कमाल है, ये तो भयंकर वाला है। ये कह रहा है कि ए बी सी का यूनियन करो, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश निकालो, फिर सी डैश के साथ इंटरसेक्शन करो। अब यार देखो, इतना रोबोटिक्स होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना रोबोटिक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 7 मतलब 7, इतना पंक्चुअल तो मैं हूं ही नहीं, इतना पंक्चुअलिटी मेरे अंदर नहीं है कि 7 का मतलब 7, इतनी डॉट तो मुझसे लगती नहीं है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है ना। कुछ कमजोरियां होती है इंसान में, ये मेरी कमजोरी है कि इतना पंक्चुअल, इतना, हाँ इतना पंक्चुअल नहीं हूं कि 7 का मतलब 7। हाँ ये जरूर है कि 7 का मतलब 7 5 या 7 10, 7 5 और 7 10 बहुत दूर हो गया। सुबह उठनू, है ना, सुबह उठनू, तैयार होनू, फिर
कभी ये शीट इसमें डालनी है, कभी वो बोर्ड पे डालना है, वो उसका थंबनेल बनाना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो उस वजह से कई बार 7 का 7 10 भी हो जाता है। सर्दियां भी है, ठंड भी है। तो पहले तो एक एक बनाओ और फिर मिक्सिंग करो। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी, ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब एक दूसरा और बनाओ, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो बड़ी चैलेंज होगा, ये कौन सा होगा? अब इसे देखो, ये भाई कौन सा होगा? ये तो बड़ा खतरनाक होगा। ए, जिसमें ए भी आता हो, जिसमें बी नहीं भी आता हो। तो पहले तो ये ए ले लो, ये रहा आपका ए। बी नहीं कौन सा हुआ? जो बी के बाहर है, बी के बाहर, ये बी नहीं हुआ, पिंक वाला। ये बी नहीं। येलो वाला ए, ये बी नहीं। अब सी नहीं, सी के बाहर, ये सी नहीं। अब वो रीजन देखो जो पिंक भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है। कौन सा रीजन है जो पीला भी है, हरा भी है, गुलाबी भी है? तो ऐसा इलाका ये है। ये हुआ, ये पीला भी हुआ, हरा भी हुआ और गुलाबी भी हुआ। अब तीसरे पे आ जाओ, सी डैश पे। ए, ये हुआ आपका सी डैश। अब ये देखो कि तीनों का कॉमन क्या होगा। इन तीनों चित्रों का कॉमन निकालना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। क्या कॉमन निकल के आता है? ऐसा जो इसमें भी है, इसमें भी है, उसमें भी है। तो तीनों में कॉमन यही निकल के आया, ये वाला। तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन ये इसमें भी है, उसमें भी है, और ये इसमें भी है। यही हुआ, यही हुआ ना, यही हुआ कॉमन। ये जो ब्लू वाला है यही तो कॉमन हुआ, ये कॉमन हुआ मतलब यही हुआ। क्योंकि ये देखो, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, और ये उसमें भी है, तीनों में है, तो यही कॉमन हुआ। तो इन तीनों को मिला के जो हमारा आया, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। और इसको हम क्या लिख सकते हैं?
इसके हिसाब से। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए इंटरसेक्शन सी डैश? नहीं, ए इंटरसेक्शन सी डैश नहीं आएगा। बी इंटरसेक्शन सी डैश, आंसर तो यार यही आएगा, केवल एकमात्र आंसर यही आएगा। हाँ, इसको आप ऐसा कर सकते हो कि ए इंटरसेक्शन यहाँ पे चाहो तो पर में लगा सकते हो, ये आ जाएगा बी यूनियन सी का डैश। डी मॉर्गन पर में लगा के ये लिख सकते हो। तो इनमें से तो कोई नहीं बैठेगा, आंसर ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का डैश। बस, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। तो फिलहाल इनमें से कोई नहीं बनाता है, नन ऑफ दीज। इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। तीनों का रीजन देखो, कौन सा रीजन कॉमन बनेगा? तो ये वाला यहाँ पे भी है, ये वाला यहाँ पे भी है, ये वाला यहाँ पे भी है, कोई नहीं है बिल्कुल। अगला सवाल, ए में 3 अवयव है, बी में 6 अवयव है, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे? 4 कहाँ आ रहे? 4 नहीं आ रहा, 4 है ए इंटरसेक्शन सी डैश। ये ए इंटरसेक्शन सी डैश नहीं है, ये ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश है, नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। अगर आप ए इंटरसेक्शन सी डैश बनाएं तो ए इंटरसेक्शन सी डैश है, ये सी डैश रहा, ये भी आएगा। देखो, ए इंटरसेक्शन सी डैश में ये भी आएगा, ये वाला, ये देखो ये वाला, ये भी आएगा, और ये नहीं चलेगा। गौर करो, इसमें ये है, ये जो उत्तर है ना आपका, आपके उत्तर में ये है। और जब आप ए इंटरसेक्शन सी डैश निकालें, ए और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये ए का और सी का, ए और सी डैश का इंटरसेक्शन निकालोगे तो ये आएगा। देखो ये भी, ये है आपका ए इंटरसेक्शन सी डैश। जबकि जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है ए इंटरसेक्शन बी डैश सी डैश, वो ये है। और देखो दोनों में अंतर है या नहीं है। तो बहुत छोटा सा अंतर है, इसलिए कम दिख रहे हैं। अच्छा, दूसरा बी डैश सी डैश, ठीक है, बी डैश और सी डैश, ये वाला ऑप्शन। पहले बी डैश, ये तो हो गया आपका बी डैश, सही है। बी को छोड़कर जो बचा वो बी डैश हो गया, ठीक है। अब सी डैश पे आ जाते हैं। सी डैश होगा, ये रहा, ये पिंक वाला सी डैश हो गया। अब गौर करो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा यार, बहुत सारा होगा इनका। तो इनका इंटरसेक्शन तो ये बाहर वाला भी होगा, ये देखो यहाँ पे भी दोनों आ रहे हैं, पीला भी है और पिंक भी है, तो बहुत सारा आएगा, ये तो सवाल ही नहीं उठता। और आना भी नहीं है यार। अभी वाह बताओ, ये आंसर है तो यही आंसर होगा।
अब आप कह रहे हो ये 5 है, आप कह रहे हो सर 4 को चेक कर लो, 3 को चेक कर लो, 2 को चेक कर लो, तो 5 ही चाहिए होगा ना, 5 तो 5 ही चाहिए होगा। 5 का काम 6 कैसे कर सकता है, या 5 का काम 4 कैसे कर सकता है? तो क्या ऐसा ये ऑप्शन है कोई इनमें से? कोई नहीं है, तो फिर कैसे आ सकता है ये? इसमें ए बी सी तीनों काम आए हैं, कोई ऑप्शन है जिसमें ए बी सी तीनों काम आए, तो सवाल ही नहीं उठ सकता। ठीक है ना? चलो आ जाओ सवाल पे आगे। एन ए बराबर 3, एन बी बराबर 6 और ए उप समुच्चय है बी का। इसे करो। अभी वो जो पंक्चुअलिटी है ना, उससे एक बात याद आई, एक ऐतिहासिक घटना जो है ना, वो बताता हूँ आप लोगों को। एक फिलोसोफर थे जिनका नाम आपने सुना होगा, एमिनल कांट। इम्यूनल कांट का नाम सुना आप लोगों ने? वो तो बहुत सुनते होंगे आप लोग जब टीचिंग मेथड पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, तो इम्यूनल कांट का नाम है ना। और कांट जो है वो बहुत रिवोल्यूशनरी जो थे फिलोसोफर थे। कांट तो बड़े है ना, डेविड ह्यूम के चेले थे, डेविड ह्यूम के प्रशंसक थे, है ना, प्रशंसक थे, उनको बहुत आइडियल मानते थे। उनकी थ्योरी को ही कांट ने आगे बढ़ाया, और अभी तक हम जो लोग ज्यादातर पढ़ते हैं वो कांट की ही फिलोसॉफी होती है जो हमें नॉर्मली पढ़ाई जाती है। तो इम्यूनल कांट जो हुआ करते थे, वो आप ये समझ सकते हो, इस बंदे ने अपना पूरा जीवन, पूरा का पूरा जीवन जो है वो फिलोसॉफी को दिया। शुरुआत में ये फिजिक्स के स्टूडेंट हुआ करते थे, फिजिक्स पढ़ते थे, और फिजिक्स पढ़ते पढ़ते उन्हें लगा कि नहीं यार, फिजिक्स उन सवालों का जवाब नहीं दे सकता, विज्ञान उन सवालों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो विज्ञान से परे है, विज्ञान जिन्हें कवर नहीं कर सकता। तो कांट ने फिर फिजिक्स छोड़कर, ऐसा नहीं कि फिजिक्स को वैसे छोड़ दिया, फिजिक्स को वैसे अपनाए रखा, लेकिन फिजिक्स से आगे चले गए, मतलब उन चीजों पे भी चले गए जो अप्राकृतिक है, जो अभौतिक है, वहां तक पहुंचने की कोशिश की। और इन्होंने जो है वो अपना खुद का, कांट की खुद की एक थ्योरी है, एक फिलोसॉफी है जो हम लोग पढ़ाई जाती है, आप लोग पढ़ते भी होंगे। तो इम्यूनल कांट जो थे वो इतने पंक्चुअल थे, इतने, ये प्रोफेसर थे कॉलेज में, इतने पंक्चुअल थे कि जब वो घर से निकलते थे कॉलेज के लिए, क्योंकि उस समय तो पैदल ही चलना पड़ता था, तो जो कॉलेज के लिए निकलते थे तो कहते हैं एक मजाक के तक में कि कांट अगर जा रहे हैं तो लोग घड़ियां मिलाते थे। कांट से लोग घड़ियां मिला लेते थे कि अच्छा 9 बजे कांट आ गया, मतलब 9 बज गए होंगे। वो घड़ी पे कम विश्वास करते थे, कांट पे ज्यादा विश्वास करते थे। कांट का ये ओरा था, पंक्चुअलिटी का ये ओरा था कांट का, कि लोग कांट को देखकर घड़ियां मिलाते थे। बोले अरे एमिनल कांट जा रहे हैं, प्रोफेसर कांट जा रहे हैं, मतलब 9 बज गए होंगे, घड़ी को ठीक करो। मतलब ये उनका नियमितता, पंक्चुअलिटी का एक लेवल था इम्यूनल कांट का। तो सोचो कितना, मतलब क्या कमाल रहा उस समय। आज का तो भला अलग है, उस समय इतने ज्यादा पंक्चुअल इम्यूनल कांट हुआ करते थे कि लोग उनसे घड़ियां मिलाते थे। इम्यूनल कांट जा रहे हैं, प्रोफेसर कांट जा रहे हैं, मतलब 9 बज रहे होंगे। और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, इनकी शादी नहीं हुई, इन्होंने शादी नहीं की, पूरी जिंदगी भर कंप्लीटली फिलोसॉफी को दिया और फिलोसॉफी पे ही काम किया। साइकोलॉजी में आता है तो इम्यूनल कांट। तो सोचिए हर किसी में कुछ ना कुछ खास बात होती है। मेरे में ये गुण नहीं है, मेरे इस गुण की कमी है। तो एन ए 3 है, एन बी आपका 6 के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए बी का उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हुआ? छोटे वाले समुच्चय के बराबर। छोटा कौन है? ए। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हुआ? ए के बराबर हुआ। एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए, वो एन ए के बराबर हो गया, है ना। और ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, ए यूनियन बी बड़े वाले सेट के बराबर हो जाएगा, मतलब बी के बराबर हो जाएगा। तो ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे? जितने बी में अवयव है। ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे? जितने बी में अवयव है। बी में कितने हैं? 6। अभी कितने? 6। ये आपका आंसर है। हाँ ये बात भी सही है, शादी नहीं हुई इसलिए लेट नहीं हुई, बिल्कुल कह सकते।
एन ए 200 है, एन बी 300 है, ए इंटरसेक्शन बी 100 है, एन यू 700 है। तो इसमें क्या निकालना है आपको, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एन निकालना है। तो हम जानते हैं कि ए डैश डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार ए यूनियन बी का डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए यूनियन बी का डैश। तो फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में कितने अवयव होंगे, उतने ही होंगे जितने ए यूनियन बी के डैश में अवयव हैं। और ए यूनियन बी के डैश में कितने अवयव होते हैं, उसे यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या घटा दो तो उसके डैश में अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाती है। अच्छा, ए यूनियन बी में कितने होंगे, ए यूनियन बी का हमारे पास फॉर्मूला है, वो होते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन यू का मान रख दीजिए, कितना है, एन यू का मान कितना है 700। एन ए का मान 200। तीन सौ, ये आपका आंसर है। जीके वाला क्या, हम बात करेंगे जीके की। ए यूनियन बी में अगर ए को इंटरसेक्शन करवा दिया जाए तो क्या आंसर आएगा, ऑब्वियसली बात है जो छोटा सेट है वही आंसर आएगा, छोटा सेट है वो हमारा आंसर होगा, छोटा सेट हमारा आंसर होगा, है ना, बिल्कुल होगा। चित्र से देखो, ये तो है आपका ए, और ये है ए यूनियन बी। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए होगा, सही है। ये कौन सा क्षेत्र है, ये कौन सा है,
कौन सा हुआ? ए में से बी यूनियन सी माइनस कर दो। बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला सवाल। हाँ कोई बात नहीं, एक बार और आ गया। सोचो, जब कोई सवाल किया हुआ सवाल जब वापस आता है तो कितना अच्छा लगता है ना? इस बात पे गौर करो, किया हुआ सवाल जब वापस आता है तो कितना आसान लगता है। तो रिवीजन की महिमा समझो, रिवीजन की क्या महिमा होती है, रिवीजन कितना बढ़िया काम करता है। क्योंकि रिवीजन पहली बार जब आप सवाल करते हैं तो वो टफ लगते हैं, वो हो सकता है समझ में कम आए, परेशान करे, लेकिन वही सवाल जब दोबारा आते हैं, जब आप दोबारा करते हैं तो रिवीजन से क्या कमाल होता है। लेकिन ज्यादातर लोग रिवीजन तक पहुंचते ही नहीं है, वो कोर्स में ही जजमेंटल हो जाते हैं, कोर्स में ही उन्हें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कोर्स में ही सोच समझ के बाहर चले जाते हैं, रिवीजन तक तो जाते ही नहीं है। और याद रखिए, रिवीजन में हर चीज आसान हो जाती है, कोर्स में हर चीज मुश्किल होती है ना? इसमें आपके 2 के गुणज है, इसमें 5 के गुणज है, और इसमें 10 के गुणज है। तो बताओ इसमें क्या चाहिए होगा? इसमें तीनों के गुणज, ऐसे जो तीनों के गुणज आते हो, ऐसे जिसमें वो गुणज आते हो जिनमें 2 का भाग, गुणज का मतलब 2 का भाग भी जाता हो, 5 का भाग भी जाता हो, 10 का भाग भी जाता हो, 2 का, 5 का और 10 का, मतलब हाँ बिल्कुल। तो क्या होगा ये? क्या आएगा? जेड। 10 के गुणज, 10 के गुणज, जो 10 का गुणज होगा वो एक्स में भी आएगा, इंटरसेक्शन भाई, 2 का गुणज नहीं, 10 का गुणज, 2 का गुणज नहीं, 10 का गुणज। तीनों का कॉमन लो यार, कॉमन क्या आएगा? 10 का तो आएगा, कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा? 10 का, है ना? 10, इसमें आएंगे 2, 4, 6, 8, इसमें आएंगे 5, 10, 15, इसमें आएंगे 10, 20, 30, तो 10 तीनों में आ जाएगा, 20 तीनों में आ जाएगा। ये तो वापस आ गया। अगला, सत्तर व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 45 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 33 अंग्रेजी बोलते हैं, 10 न तो हिंदी बोलते हैं न अंग्रेजी बोलते हैं। और कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं? कमेंट, कमेंट तो होता रहता है यार, वो ऊपर चला जाता है कमेंट, जब तक मैं देखता हूं तब तक कमेंट ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हमें दिया है, हिंदी वालों को ए में डाल लेते हैं, हिंदी वालों को ए समुच्चय में डाल लेते हैं। हिंदी वाले 45 लोग हैं, अंग्रेजी वाले 33 है,
और न अंग्रेजी न हिंदी, मतलब ए भी नहीं बी भी नहीं, ए भी नहीं, यूनियन इंटरसेक्शन, और का मतलब इंटरसेक्शन, बी नहीं या डैश, वो कितने हैं 10 है। ए नहीं, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, हिंदी वाले और का मतलब होता है एंड, हिंदी वाले और को क्या कहते हैं इंग्लिश में एंड, और एंड का होता है इंटरसेक्शन। न तो हिंदी मतलब ए नहीं, इंटरसेक्शन बी नहीं, बराबर कितने हैं 10। और डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार हम जानते हैं कि ये बराबर होता है ए यूनियन बी पूरे का नहीं, जिसे हम जानते हैं कि ये बराबर है एन यू माइनस एन ए यूनियन बी बराबर 10। और समूह में कितने लोग हैं 70 है, तो ये कुल लोग हो गए, कुल व्यक्ति हो गए, कुल व्यक्तियों को यू कहते हैं, कुल व्यक्तियों को यू कहते हैं, तो एन यू कितना हो गया 70, तो ये 70 हो गया, 70 माइनस एन 10, ये इधर आ गया। अब इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है एन ए एन ए का मान कितना 45, ये कितना 33, ए यूनियन बी कितना 60, 78 में से 60 गए 18। यार हर चीज के वेन डायग्राम बनाना आसान नहीं होता, हर चीज ऐसा नहीं है कि हर चीज का एक ही उत्तर हो, हर चीज का एक उत्तर नहीं होता कि हर चीज को वेन डायग्राम की, ये चीजें कई चीजें वेन डायग्राम से बनाना मुश्किल है। अब ये ए डैश यूनियन बी डैश, ये हमारा वेन डायग्राम बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो कई चीजें फॉर्मूले पे ही ज्यादा आसानी से काम करती है बजाय वेन डायग्राम के। कुछ चीजें वेन डायग्राम के लिए बनी हुई है, कई चीजें फॉर्मूलों के लिए बनी हुई है। अब आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ये इलाका कौन सा है, पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल बन जाएगा, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ बनेगा, लेकिन चीजें आसान और मुश्किल की बात कर रहा हूँ। कई चीजें फॉर्मूला वाइज ज्यादा आसान होती है बजाय चित्र वाइज। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये चित्र कौन सा है ना, ये चित्र कौन सा है, ए इंटरसेक्शन ए नहीं, इंटरसेक्शन बी नहीं, पहले आपको ये रीजन ढूंढना पड़ेगा, फिर इस रीजन में आप 10 डालोगे, तो ये मुश्किल हो जाता है चित्र में, कई बार ये चीजें दिखानी मुश्किल हो जाती है कि चित्र में कहाँ होंगी, पहले ये पता करना फिर वहां 10 डालना। तो इससे अच्छा है कि कुछ चीजें फॉर्मूले से अगर आसानी से हो रही है तो फॉर्मूला यूज करिए बजाय डायरेक्ट के। अच्छा, ये है सम्मित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस, ए सेट दिया गया बी सेट दिया गया, ये सिमेट्रिक डिफरेंस या सम्मित अंतर। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इसे डेल्टा द्वारा हम दर्शाते हैं, दो समुच्चय लगाते हैं, दोनों समुच्चयों के दोनों अंतर निकाले जाते हैं, डिफरेंस मतलब अंतर, a माइनस बी भी निकालो और b माइनस ए भी निकालो और फिर दोनों को यूनियन कर दो, इसे आप कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ठीक है।
ये a माइनस b माइनस a का यूनियन हो गया, इसे सिमेट्रिक डिफरेंस a डेल्टा b कहते हैं। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a यूनियन b में से a इंटरसेक्शन b घटा दो, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो। तो अगर मैं इसे करूं तो क्या आ जाएगा आंसर, a माइनस बी निकालूंगा, a में से b घटा दो तो 1 2 और 5 कट जाएगा बस, b माइनस a निकालूं तो b में से a घटा दूंगा तो a 5 कट जाएगा, 3 4 9 आ जाएगा, दोनों को मिक्स कर दूंगा, एक दो तीन चार 9 भी हो गया, सही है, ठीक है। अब ऐसे डायग्राम जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना हो, उन्हें आप वेन डायग्राम से करेंगे, है ना, उन्हें आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं। कुछ चीजें जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, है ना, उलझी हुई ना हो, उलझी मतलब कुछ ऐसी चीजें ना दे दे जो चित्र में आपको खुद ही नहीं पता कि वो चित्र में कहाँ होती है, जिनका पता है अब उनसे स्टार्ट करते हैं। जैसे अब ये सवाल है, इस सवाल को अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तब तो चुटकियों में हो जाएगा। और देखो फॉर्मूला फास्ट है, फॉर्मूला नहीं पता होता तो हम चित्र के साथ जाते हैं, जब फॉर्मूले पता हो तो उनसे बेस्ट कोई काम नहीं करता, आपको भी पता है। फॉर्मूले अगर होने का फायदा क्या होता है, फॉर्मूला होने का फायदा यही है कि अब आपको नॉर्मल तरीके से नहीं जाना, आपको एक सूत्र है उसमें रखना है, उत्तर निकालना है, तो सूत्र से फास्ट कोई नहीं हो सकता। बाकी चित्र तो अपना काम करेगा, चित्र बनाओ, डायग्राम बनाओ, वो सब लंबा होगा, वो तब काम करता है जब हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता और हमें लगता है कि अब ये फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, तो चलो चित्र से पूछते हैं कि भैया क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, अगर आप लोगों को पता है तो कुल सदस्य कितने हैं, है ना, तो एक एक में कितने वाले, एक एक वाले कितने हो गए, एक एक वाले हो गए 21 26 29, ये तो एक एक वाले हो गए। अब दो दो वाले, ये दो दो वाले, दो दो दो, अब तीन तीन वाले। और आपको याद होगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, हाँ, है ना, फॉर्मूला कहता है एक एक वालों को जोड़ो, एक एक वालों को जोड़ो, दो दो वालों को घटाओ और तीन तीन वालों को जोड़ो, एक एक वालों को जोड़ो, दो दो वालों को घटाओ, तीन तीन वालों को जोड़ो। आंसर सही है, एक एक को जोड़ो, यही होता है फॉर्मूला, यही तो होता है फॉर्मूला। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एक एक का योग, दो दो का अंतर, तीन तीन का अंतर और फिर तीन तीन का योग, एक एक का योग माइनस दो दो का अंतर प्लस तीन तीन का योग, तो ये हो गया। अगर इसी चीज को हम चित्र के साथ करें, अब देखो चित्र में तो हमें चीजें पता है लेकिन चित्र में चीजें मुश्किल हो जाएंगी, अब देखो कैसे मुश्किल हो जाएंगी।
ये नहीं कि चित्र हर चीज का आसान हल है। चित्र में क्या करना होगा आपको, चित्र में ध्यान से सारी चीजें डालनी होगी। सबसे पहले 3-3 वाले डालो, क्योंकि 3-3 वाले क्या होंगे, 3-3 वाले पहले क्यों डालेंगे, क्योंकि 3-3 वाले जो होंगे वो उसका मतलब वो ए में भी काउंट हो रहे हैं, वो बी में भी काउंट हो रहे हैं, वो सी में भी काउंट हो रहे हैं। तो पहले आपको 3-3 वाले लोग डालने होंगे जो तीनों खेलते हैं। तो ये 8 लोग हैं जो तीनों में है, तो पहले 3-3 वाले डालो। अब 2-2 वालों पे आओ, अब 2-2 वालों पे आओ। ये हमारा कौन सा है, बास्केटबॉल। ए बास्केटबॉल है, बी हमारा फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, ये हॉकी है। तो पहले 8 आ गए, 8 तीनों में आ गए। अब 8 आने के बाद में वो देखो जो ए मतलब बास्केटबॉल और हॉकी में दोनों में आते हैं, बास्केटबॉल और हॉकी में। अब 2-2 वालों को ले आओ, बास्केट और हॉकी कहाँ है, हॉकी तथा बास्केट कितने हैं, 14। अब 14 को ले आओ, 14 में से 8 तो आप पहले लिख चुके, तो यहां बच गए 6, यहां बच गए 6। 8 तो आप पहले लिख चुके, तो ये बच गए 6। ठीक है, अब आ जाओ हॉकी और फुटबॉल। जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं वो कहाँ है, हॉकी और फुटबॉल 15 लोग हैं, हॉकी और फुटबॉल वाले 15 है। 8 लिख चुके हो, 7 यहां आएंगे। अब आ जाओ बास्केटबॉल और फुटबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल है 12, 12 में से 8 लिख चुके हैं, 4 यहां आएंगे। क्या हो गया, अब आप ए में आ जाइए। ए में आप कितने लिख चुके हैं, 8, 18 लिख चुके हैं। और ए में कितने, ए कौन है, ए बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल वाले कितने, 21 है, 21 है। 21 में से आप कितने लिख चुके हैं, 18 लिख चुके हैं, तो कितने बाहर आएंगे, 3। अब हॉकी में आ जाओ, हॉकी में कितने हुए, 8, 6, 7, 13, 13, 8, 21, 21 हो चुके। और टोटल कितने, 26 है, 26 में से 21 आ गए तो 5 ये बच गए, ये हो गए 5। अब 12 फिर कौन है, 12 लोग हैं जो 29 लोग हैं जो फिर फुटबॉल खेलते हैं, 29 फुटबॉल है। 29 में से कितने आ गए, 19 आ गए, 10 ये बच गए। ठीक है, ये वेन डायग्राम हो गया। अब वेन डायग्राम देखो, समझो मेरी बात को, कोई चीज परफेक्ट नहीं है। आप लोगों के दिमाग में अचानक वो ब्लैक स्वान वाली बात जो एग्जांपल मैंने बताया था, आप एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हो, आपको लगता है बस ये दुनिया का बेस्ट मेथड है, इससे ये जादू है, ये छड़ी है, इसको घुमाओ सारे सवाल हो जाएंगे। अब देखा आप लोगों ने, इससे जितनी जल्दी ये सवाल हुआ था, क्या इससे हो सकता था, नहीं। इसमें यही करना पड़ता आपको, इसमें आपको गोले बनाने पड़ते, चित्र बनाना पड़ता, आपको नाम लिखने पड़ते, क्योंकि कौन बास्केट है, कौन हॉकी है, कौन फुटबॉल है, ये बताना पड़ता। फिर आपको 3-3 वाले पहले भरने पड़ते, फिर 2-2 वाले। क्यों, क्योंकि एक के गोले में, जो एक का गोला है उसमें 21 से ज्यादा नहीं आ सकते, 21 से आएंगे, पूरे एग्जैक्ट 21 आने चाहिए थे। देखो पूरे एग्जैक्ट 21 आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो आप नंबर नहीं बिगाड़ सकते। तो आपको ये चीजें करनी पड़ती है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। इसलिए तो मैंने पहले शुरुआत में समझाया कि वेन डायग्राम कोई जादू नहीं है कि घुमाया, कई मामलों में बहुत अच्छा है, कई मामलों में खराब है, कई मामलों में बहुत अच्छा है, कई मामलों में बहुत खराब है। अब हाँ, इससे कई क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। कई बार जब ये पूछे कि बताओ वो लोग कितने हैं, वो लोग कितने हैं जो केवल 2 गेम खेलते हैं, केवल 2 गेम, ना 2 से ज्यादा खेलते हैं, ना 2 से कम खेलते हैं। तो ऐसे उत्तर ढूंढना इस सवाल से आसान होता है। केवल 2 गेम खेलते हैं, ना केवल 2 गेम। अब आपके पास कोई 2 गेम का कोई फॉर्मूला नहीं है, 2 गेम खेलने वाले, केवल 2 गेम, 2 गेम वाले नहीं, केवल 2 गेम, केवल 2 गेम वाले लोग हैं 6, 4, 7। अब इसके आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अब जब फॉर्मूला नहीं होगा तो आपकी मदद वेन डायग्राम करेगा, तो आप वेन डायग्राम लगाइए। वेन डायग्राम आपको तब काम करता है जब आपके पास फॉर्मूले नहीं होते चीजों के। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि वो खिलाड़ी बताओ, वो लोग बताओ जो कोई केवल एक गेम खेलते हो, केवल एक, 2 गेम नहीं, 3 गेम नहीं, केवल एक गेम खेलते हो, ऐसे लोग हैं 3, 5, 10, 10, 5, 15, 15, 3, 18, 18 लोग ऐसे हैं जो एक गेम खेलते, केवल एक गेम खेलते, ना 2 खेलते, ना 3 खेलते, केवल एक खेलते हैं, वो है 3, 5, 10। तो तब ये काम है, समझे बात को। जब फॉर्मूला नहीं है, जब फॉर्मूला है आपके पास तो इससे आसान तो कोई काम हो ही नहीं सकता। जब आपके पास फॉर्मूला है तो उससे आसान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्मूला में मान डाला और उत्तर आया, इससे आसान क्या होगा। चित्र तो अपना काम करवाएगा।
हाँ, चित्र तब काम आता है जब आपके पास फॉर्मूला नहीं है और आपको बहुत सारे, जैसे अभी आप एक क्वेश्चन देखेंगे, ईएमआरएस के अंदर एक सवाल आया था। ईएमआरएस में क्या होता है, एक सवाल आता है, उसके पीछे जुड़े हुए 4 सवाल आते हैं। तो उसमें एक सवाल आया था, उसका ईएमआरएस का मैंने पेपर कराया था यूट्यूब पे, उसमें याद होगा, उसमें एक सवाल से जुड़े हुए कई बातें पूछी गई थी। तब फिर वेन डायग्राम बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि तब वो छोटी-छोटी बातों के जवाब भी दे सकता है। वेन डायग्राम उन छोटी बातों का जवाब भी दे सकता है जिनका जवाब आपका सूत्र नहीं दे सकता, क्योंकि आपका सूत्र है ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि एक सवाल तो ये हो गया बढ़िया कि पूछे कि केवल उन खिलाड़ियों, वो खिलाड़ी कितने हैं जो केवल 2 गेम खेलते हैं, केवल 2, ना 2 से कम खेलते हैं, ना 2 से ज्यादा खेलते हैं, केवल 2 गेम खेलने वाले लोग कितने हैं, पकड़ो, 6, 4, 7, 17 लोग ऐसे हैं जो केवल 2 गेम खेलते हैं। अगर केवल 1 गेम वाले लोग कितने हैं, 3, 5, 10, 18। तो ये सवाल के जवाब आपको वेन डायग्राम दे सकता है। इनको लिखे कि इनके पास फॉर्मूला नहीं है, तो फिर वेन डायग्राम यूज करिए। क्लियर है ये बात? चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, ये मेहनत करोगे धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हम हमारा बहुत समझदार लोग हैं, है ना, ये हमारा डीएनए है। हम सही चीज अपने आप ढूंढ लेते हैं। अगर सही चीज ना ढूंढ पाते तो आज जीवित रह पाते क्या? क्या खाना है क्या नहीं खाना है आपको बचपन में कभी नहीं पता था। जब आपका जन्म हुआ था तो आपको नहीं पता था कि क्या खाना चाहिए। आप मिट्टी भी खा लेते थे, दीवार भी चाट लेते थे, कागज भी खा जाते थे। फिर धीरे 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 आपको समझ में आने लगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो हम बड़े समझदार हैं, हमारा डीएनए इतना अच्छा बनाया भगवान ने कि वो धीरे धीरे गलतियां करता है और समझता जाता है और बेहतर होता जाता है। किसी घात समुच्चय पावर सेट में कितने अवयव होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। कोई सेट है, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, एन इन पीए। पीए का मतलब पावर सेट ऑफ ए। ए के पावर सेट में कितने अवयव होंगे? फॉर्मूला क्या होता है? 2 टू द पावर एन। 2 टू द पावर एन। 2 टू द पावर एन में क्या आते हैं? सारे आते हैं। इसे थोड़ा सा बाइफर्केशन करिए। 2 की पावर एन में टोटल आ गए, टोटल आ गए, उसमें से एक खाली है, एक बराबर भी है, एक खाली भी है, एक बराबर भी है, टोटल 2 टू द पावर एन होगा, है ना। कुल उप समुच्चयों की संख्या। घात समुच्चय, घात समुच्चय में क्या होते हैं? पावर सेट में क्या होते हैं? सारे सबसेट ही होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, पावर सेट के अंदर अवयवों की संख्या या उप समुच्चयों की संख्या। इनमें से एक आएगा फाई, एक आएगा ए के बराबर, और बाकी सब आएंगे छोटे, बाकी सब छोटे आएंगे, जिसको उचित, जिनको हम एक हो गया फाई, एक हो गया ए को छोड़कर, ए को छोड़कर बाकी सब उचित कहलाते हैं। ठीक है, ये भी फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ सबसेट, या नंबर ऑफ सबसेट को ही तो पावर सेट कहते हैं। वो कोई अलग थोड़ी है। एक कम कर दो, हाँ, सबसेट के लिए यही फॉर्मूला है। उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर एन, क्योंकि जितने उप समुच्चय बनेंगे वही तो पीए के अंदर आएंगे। पीए के अंदर क्या आते हैं? सारे उप समुच्चय तो आते हैं, तो पीए में जितने अवयव होंगे उतने उप समुच्चय होंगे। इनमें से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है? इनमें से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय, कौन सा सेट एम्प्टी सेट है? खाली समुच्चय कौन सा है? रिक्त समुच्चय कौन सा है? एम्प्टी कौन सा है? इनमें से एम्प्टी सेट कौन सा है? खाली कौन सा है? तो ये तो खाली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जीरो आ रहा है। कुछ भी आ रहा है तो खाली नहीं हो सकता, कुछ भी आ रहा है तो खाली नहीं हो सकता। खाली का मतलब खाली होता है, खाली का मतलब खाली होता है। अच्छा, ये खाली है, क्योंकि यहां पे जब आप x के मान निकालोगे तो x के मान आएंगे प्लस आइटा और माइनस आइटा।
लेकिन ये कह रहा है कि x तो रियल नंबर है। अब किसकी बात माने? इसकी बात माने तो ये कहता है रियल नंबर आने चाहिए, और इसकी बात माने तो ये कह रहा है x बराबर प्लस माइनस आइटा है। अब दोनों को राजी किया नहीं जा सकता, तो समुच्चय को खाली रहना होगा। यही हमारा आंसर आ गया। समुच्चय को खाली रहना पड़ा क्योंकि दोनों की बातें पूरी करनी संभव नहीं थी। x रियल नंबर भी हो और x इस समीकरण को संतुष्ट भी करता हो। इस समीकरण को तो आइटा प्लस आइटा और माइनस आइटा ही संतुष्ट कर सकते हैं, वो रियल नंबर नहीं है, और जो रियल नंबर है वो संतुष्ट नहीं करते हैं, जो संतुष्ट करते हैं वो रियल नहीं है। इसका मतलब समुच्चय खाली हो गया। ये हमारा रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्लास को विराम करते हैं और मिलते हैं आप लोगों के साथ दोबारा से अगली क्लास में। ठीक है, डिवाइडेड नहीं होता इसका मतलब कई किताबें हैं वो इसको ऐसे लिखती है, कई किताबें ऐसे लिखती है, डिवाइडेड नहीं होता, ये ऐसे होता है ना। कई किताबें ये लिखती है, कई किताबें ऐसे लिखती है। आप लोग किताबों में देखोगे तो वो अलग अलग संकेत है, कोई ऐसे यूज करता है, कोई किताब वाला ऐसे यूज करता है, कोई किताबें स्लैश यूज करता है। तो ये सिर्फ हाँ सच दैट का, जिसे आप इंग्लिश में सच दैट कहते हैं, इस प्रकार ये उसका प्रतीक चिन्ह रहता है। ठीक है, चलो टेस्ट नहीं दिख रहा, टेस्ट नहीं दिख रहा, दिख जाएगा टेस्ट। अभी तीनों टेस्ट आएंगे आपके। अब आपके 3 टॉपिक हो गए, 3 टेस्ट होंगे आपके, कर्व ट्रेसिंग का और नंबर सिस्टम का, और तीसरा जो क्या था, बेसिक मैथमेटिक्स। 3 टेस्ट अब आपके डलेंगे। अब आप एक बार रिवीजन हो गया होगा, रिवीजन में सारे टॉपिक हो गए एक बार, तो फिर टेस्ट करवा देते हैं आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।